के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आई एम रिफा जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहाँ यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, चलें जी आज को टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि चैप्टर नंबर 14 का एक और मेन टॉपिक है, दैट इज एसेंट ऑफ सैप। सबसे पहले आप टॉपिक को समझें कि ये टॉपिक है क्या, इसमें बेसिकली हमने क्या डिस्कस करना है। फिर मैं आपको ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि हमने इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। अच्छा, सबसे पहले आप समझो कि सैप क्या होता है। अगर मैं सैप की बात करूँ ना, तो सैप बेसिकली सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। ठीक है, एसेंट का मतलब आप ये ले लें अपने माइंड में, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि वाटर का या मिनरल्स का सोल्यूशन फॉर्म में रूट्स से ऊपर लीव्स की तरफ की जो मूवमेंट होती है, जो असेंडिंग मूवमेंट होती है, उस पूरे के पूरे मूवमेंट को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। मतलब कि सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का रूट से लीव्स की तरफ जाना, ये जो मैकेनिज्म कहलाता है, इसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। लफ्जी मतलब भी बता दिया, आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी ताकि आपके माइंड में आइडिया हो जाए कि ये है क्या। अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा दूं कि हमने इस टॉपिक में बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने, फिर जो है वो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि एसेंट ऑफ सैप में बेसिकली कुछ थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, कुछ मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि कौन सी थ्योरी है, कौन से मैकेनिज्म के बाद जो वाटर है वो मूवमेंट देखने को मिलती है रूट से लीव्स की तरफ। ठीक है, अच्छा पहले जो हम थ्योरी आज डिस्कस करेंगे वो है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। उसके बाद रूट प्रेशर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इम्बाइबिशन जो है वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे। समझ आ गई? अब मूव ऑन करते हैं फर्दर, हमने क्या क्या डिस्कस करना है। हमने कोहेरेंट टेंशन थ्योरी डिस्कस करनी है। अब इसमें फिर फर्दर कुछ फैक्टर्स होते हैं। कोहेरेंट क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी, मैं बताऊंगी टेंशन क्या होती है। ठीक है, वो टेंशन कैसे डिवेलप होती है। फिर हम जो है वो एडहेजन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि कैसे वाटर जो है वो सेल वॉल ऑफ द जाइलम के साथ अटैच होता है। फिर हम देखेंगे कि जो जाइलम की वॉल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये जो स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल है ये कैसे एसेंट ऑफ सैप वाले जो मैकेनिज्म है उसमें हेल्प कर रही होती हैं जाइलम वॉल। फिर हम देखेंगे कि कितने परसेंट जो वाटर है वो लीव्स ले रहे होते हैं या फिर कितने परसेंट ऑफ वाटर जो है वो लीव्स तक जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, और उसके बाद कितने जो है वो परसेंट प्लांट उसको यूज कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे ट्रांसपरेशन पुल का, कि ट्रांसपरेशन क्या होती है, ट्रांसपरेशन पुल कैसे जनरेट होता है, ये सारी की सारी डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। समझ आ गई है? सो ये जो है वो बेसिकली कुछ स्लाइड्स हैं जो हमारे आज के टॉपिक को कवर करती हैं। हम टाइम नहीं वेस्ट करते, ऑलरेडी आई होप आपके माइंड में स्केच डेवलप हो गया होगा कि हमने इस टॉपिक को कवर कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को, वो है एसेंट ऑफ सैप। मैंने आपको सैप का मतलब स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में ही डिटेल से बता दिया। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ना आपको मैं स्टार्ट करने से पहले ये जो एक पॉइंट है ना, इसको समझाने से पहले मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ। ये जो डायग्राम है ना, ये बेसिकली रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब आप ये समझ जाएंगे तो हम बेसिकली मूवमेंट भी समझ जाएंगे कि कैसे सोयल से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पैटर्न को पहले फॉलो करती है और इस पैटर्न में फॉलो करने के बाद जैसे ही वो जाइलम में आती है वो ऊपर की तरफ कैसे मूव करता है वाटर। समझ आ गई है आपको? अच्छा, सबसे पहले तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं। मैं रिपीट करवा देती हूँ क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया पिछले लेक्चर में कि सबसे पहले रूट हेयर्स होते हैं और ये जो रूट हेयर्स है ये बेसिकली रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसकी आप कह सकते हैं एक्सटेंशन होती है। ठीक है, इसके फौरन बाद एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के सेल्स आते हैं, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल होती है, पेरिसाइकिल के बाद जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आ गया। वाटर मूवमेंट भी हम इसी तरह देखेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते करते वाटर मूवमेंट हो रही होती है। पहला पॉइंट देखते हैं, वो यही कह रहे हैं कि वाटर जो है या फिर जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं वो सबसे पहले रूट हेयर से, ये स्पेसिफिकली हमने मजीद डिटेल बता दी कि रूट हेयर से फिर एपिडर्मिस में जाता है, एपिडर्मिस से फिर कॉर्टेक्स में आता है वाटर, फिर जाता है एंडोडर्मिस में और एंडोडर्मिस से फिर पेरिसाइकिल से होते हुए फाइनली वो जाइलम तक जाता है वाटर। अब वाटर ने जाइलम से आगे जाना है, समझ आ गई? मतलब कि जाइलम से ऊपर की तरफ, प्लांट्स की तरफ जाना है। ठीक है, अब ये जो ऊपर की तरफ वाटर मूवमेंट है ना, हमने यही डिस्कस करना है। हम देखेंगे कि ये जो वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, कौन से फैक्टर्स इनको हेल्प कर रहे होते हैं, कैसे इनकी मूवमेंट देखने को मिलती है। समझ आ गई है? अच्छा, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज कि जो वाटर मूवमेंट या फिर जो हमें डिजॉल्व्ड मिनरल्स की मूवमेंट नजर आती है ये बेसिकली इस तरह भी हो रही होती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी होती है। अब ये जो वर्टिकल ऊपर की तरफ आपको ये वाटर मूवमेंट होती है वो एक पुल क्रिएट होता है, जिसके बाद ये मूवमेंट हमें नजर आती है पानी के ऊपर की तरफ। वो पुल जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि काफी सारी वजूहात के बाद वो पुल देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है वो है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। अच्छा, इस
थियरी के मुताबिक ना बात ये होती है कि वाटर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है और वो वाटर मूवमेंट अपवर्ड मतलब कि लीव्स की तरफ हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आप ये समझें कि जो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है ये एक साइंटिस्ट ने हमें दिया था जिसका नाम था डिक्सन। अब डिक्सन ने हमें ये थ्योरी दी थी और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर फ्लो ही होता है या मिनरल्स का फ्लो देखने को मिलता है और वो मिनरल का फ्लो मैंने अभी आपको बताया अपवर्ड ऊपर की तरफ देखने को मिलता है लीव्स की तरफ, ठीक है। रूट्स से लीव्स की तरफ जो वाटर मूवमेंट होती है उस वाटर मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है। अच्छा, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि ये एक्सप्लेन करती है वाटर मूवमेंट फ्रॉम रूट्स टुवर्ड लीव्स, इस थ्योरी का एक और पॉइंट है कि ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिलती है रूट से ऊपर की तरफ, ये जो मूवमेंट होती है ये बल्क फ्लो में होती है या मैस फ्लो में होती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है जो कि ट्रांसफर होता है या जो ट्रैवल होता हुआ नजर आता है फ्रॉम रूट्स टुवर्ड द लीव्स। समझ आ गई? ये जो मैंने आपको अभी बातें बताई ना, ये सारी की सारी बातें ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही हैं जो कि डिक्सन ने दी थी हमें। समझ आ गई? अब हमने कुछ और फैक्टर्स बताए हैं जो कि डिपेंड करते हैं इस थ्योरी पे। मतलब हमने कह तो दिया कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ वाटर मूवमेंट देखने को मिलती है रूट से लीव्स की तरफ, लेकिन इतना आसान नहीं है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हम इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे जो कि हेल्प करते हैं इस मूवमेंट में। सबसे पहले कोहेरेंट वाले पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपके साथ ये डायग्राम शेयर किया। जब आप ये डायग्राम समझ जाएंगे आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि कोहेरेंट बेसिकली हमें देखने को मिलती है ये अटैचमेंट होती है जो कि सेम मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलती है। अब सेम मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? सेम मॉलिक्यूल है वाटर, ठीक है। एक वाटर का दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना, और वो अटैचमेंट आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। समझ आ गई? अब ये जो आपको कोहेरेंट नजर आती है, ये कोहेरेंट हेल्प करती है एक चेन बनाने में, और वही चेन जो है वो वाटर चेन कहलाती है जो कि वाटर को एक कॉलम की शक्ल में अरेंज करता है। और वो जो वाटर मॉलिक्यूल एक कॉलम की शक्ल में अरेंज होते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे ऊपर से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, फिर एक टेंशन क्रिएट होती है जो कि सीक्वेंस वाइज वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो एक पाइप में जैसे आप जूस को नहीं सक कर रहे होते, सेम इज द केस विद कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के इसके अकॉर्डिंग भी हमें यही देखने को मिलता है। जूस के डब्बे में पाइप के जरिए हम ऊपर खींचते हैं, इसी तरह पानी इसमें भी ऊपर की तरफ हमें कॉलम की शक्ल में नजर आता है। और ये होता क्यों है? ये क्यों नहीं सीक्वेंस टूटता? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। और ये जो हमें अटैचमेंट देखने को मिलती है सेम वाटर मॉलिक्यूल में, ये बेसिकली एक सॉलिड चेन लाइक एक कॉलम बनाते हैं जो कि जाइलम ट्यूब में हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक पानी का कॉलम नजर आता है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। समझ आ गई? अच्छा, हमने फिलहाल यहाँ ये पॉइंट डिस्कस किया कोहेरेंट मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट। अब मैं दोबारा इस पिक्चर पे दोबारा भी आऊंगी, लेकिन दोबारा समझने के लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस करना पड़ेगा, वो है टेंशन। अब टेंशन क्या है? वो टेंशन नहीं है जो हमें होती है पेपरों के दरमियान या काफ़ी सारी लाइफ में मसले मसाइल होते हैं। वो जो मसले मसाइल हैं वो टेंशन और होती है, इसमें भी टेंशन है। अब ये जो टेंशन है ये तनाव है, ठीक है। तनाव हुआ या तनाव हुआ, ये एक कॉन्सेप्ट इसका आ जाता है टेंशन का। अच्छा, टेंशन क्या होता है? बेसिकली हमने कहा कि जो वाटर चेन बनती है वो वाटर चेन को कोई खींचता है, तभी तो जाइलम में हमें एक वाटर कॉलम ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है। अब बात यहाँ आती है कि कौन ऊपर से खींच रहा होता है। अगर आप जूस के डब्बे में जूस को पाइप से सक करो तो जो हम सक कर रहे होते हैं वो सकिंग जो होती है वो बेसिकली एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करती है, जिसके बाद जूस जो है वो डब्बे से ऊपर की तरफ आता है। सही है। अच्छा, अब मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दे दी ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे मैकेनिज्म होता है ट्रांसपायरेशन का। अब जब ट्रांसपायरेशन पुल होता है ना, वो भी बेसिकली जो ट्रांसपायरेशन होती है ये एक एनर्जी या फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। अब देखें ना, ट्रांसपायरेशन समझें आप सबसे पहले कि होता क्या है। जब आप ट्रांसपायरेशन समझेंगे तभी आपको समझ आएगा कि ट्रांसपायरेशन के बाद कैसे जाइलम में हमें टेंशन क्रिएट होती हुई नजर आती है। ट्रांसपायरेशन बेसिकली बेटा होता है द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, कि प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों से वाटर का इवेपोरेट करना, या फिर स्पेसिफिकली लीव्स के अंदर जो मौजूद स्टोमेटाज हैं उनकी ओपनिंग से वाटर का बाहर एनवायरनमेंट में जाना, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगी, एक ट्रांसपायरेशन पूल बन गया। अब जो ट्रांसपायरेशन पूल होता है, पूल का तो खींचता है, खिंचा हुआ है, देखिए ना, यहाँ से वाटर इवेपोरेट हो गया, ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ। अब जैसे ही ये वाटर का मॉलिक्यूल हवा में चलेगा
यहाँ एक स्पेस क्रिएट होगी। वो स्पेस जो है, वो फोर्स जो है, वो दूसरे मॉलिक्यूल को अपने पास इस जगह पे लेके आएगी, वो ये जगह घेर लेगी। समझ आ गई? अब क्या हुआ, ट्रांसपरेशन पुल क्रिएट हुआ। पानी जो, क्योंकि एक कॉलम की शक्ल में, आप एरो को फॉलो करें तो एक कॉलम की शक्ल में पानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल खींचा चला आएगा उसकी जगह पे जहां से वो एवेपोरेट होता है, क्योंकि एक चेन है और ये जो चेन है इसको खींच रहा होता है ट्रांसपरेशन पुल, क्योंकि ये जो ट्रांसपरेशन होती है ये एनर्जी और फोर्स होती है। समझ आ गई? अब ये जो टेंशन क्रिएट होती है, ये जो तनाव क्रिएट होता है, ये बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स में क्रिएट होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच होते हैं। अब यहाँ ये समझे कि जाइलम में जो वाटर टेंशन हमें देखने को मिलती है ये इतनी स्ट्रांग होती है कि वो वाटर को 200 मीटर तक ऊपर खींच सकती है। अब 200 मीटर का क्या मतलब, आपको पता है कि काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट में होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉल ट्रीज होते हैं। सो उनमें ये जो ट्रांसपरेशन पुल होता है ये बेसिकली आप कह सकते हैं इनिशिएट करवा रहा होता है एसेंट ऑफ सैप को, या फिर उनमें हमें कोहेजन टेंशन थ्योरी देखने को मिलती है जिसके अकॉर्डिंगली वाटर मूव कर रहा होता है रूट से ऊपर लीव्स की तरफ। और ये जो पुलिंग फोर्स होती है ये इतनी स्ट्रांग होती है, ये टेंशन इतना स्ट्रांग होता है, ये खिंचाव, ये तनाव हमें उस वाटर की चेन में इतना स्ट्रांग फील होता है कि वो वाटर को ऊपर 200 मीटर, जो कि मोर देन 600 फीट बनता है, वहां तक इस पानी को खींच रहे होते हैं प्लांट्स में। टेंशन समझ आ गई? नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है एडहेजन। एडहेजन का अगर हम लफ्जी मायने की बात करें ना तो ये होता है कि जुड़ना, ठीक है, किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ जुड़ना, चिपकना। अब बेसिकली इसमें भी हम अटैचमेंट ही देखेंगे, लेकिन हमने पीछे कहा था कि पीछे कोहेजन में सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान अटैचमेंट होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अटैचमेंट। अब आप कहेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कौन कौन से? एक तो वाटर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा, ये जो दूसरी चीज़ जिसके साथ, ये जो दूसरा कंपोनेंट जिसके साथ वाटर जाके चिपकेगा, एडहेयर का मतलब चिपकना, वो बेसिकली सेलुलोज होगा। अब आप कहेंगे सेलुलोज क्या है? सेलुलोज बेसिकली सेल वॉल का एक कंपोनेंट है जो कि जाइलम सेल वॉल का एक कंपोनेंट माना जाता है। और ये जो जाइलम सेल वॉल का सेलुलोज कंपोनेंट है ये ग्रेट अफिनिटी प्रोवाइड करता है वाटर को। अब बात आती है कि अफिनिटी क्या होती है। अफिनिटी के जो लफ्जी मायने होता है ना, वो होता है रुझान या रगबत, मतलब कि ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या अटैच करता है। ये बेस्ट जो सेल वॉल का जो सेलुलोज कंपोनेंट है ये बेस्ट अफिनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है वाटर को कि वो उसके साथ चिपके। समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट कैन इम्बाइब वाटर, की वाटर को इम्बाइब करते हैं। अब इम्बाइब का बेटा लफ्जी मायने की अगर हम बात करें तो ये होता है एब्जॉर्प्शन, लेकिन यहाँ एम्बाइब का मतलब होता है अटैचमेंट, कि ये हमें एडहेशन में वाटर की अटैचमेंट देखने को मिलती है सेल वॉल ऑफ द जाइलम। अब इस पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा है कि ये तो आपको वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक चेन नजर आ रही है। ये बेसिकली हमने कोहेजन के प्रोसेस के बाद कहा कि वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है और एक जुड़ने में इनको हाइड्रोजन बॉन्ड हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, ये जुड़ गए, एक चेन बन गई। अब एक तो हमें कोहेजन देखी, अब फिर दूसरी टेंशन हमने कहा कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल ऊपर से खींचे जाएंगे क्योंकि ट्रांसपरेशन पुल उसको खींचेगा तो एक टेंशन क्रिएट होगी। दो फैक्टर समझ आ गए। तीसरा फैक्टर है एडहेजन, वो ये होता है कि ये जो वाटर की एक कॉलम हमें देखने को मिलती है, वाटर चेन देखने को मिलती है, वो जुड़ जाती है जाइलम सेल वॉल के साथ। ये देखें, ये इन्होंने बढ़ा के आपको दिखाया है कि ये जाइलम सेल वॉल है। जाइलम सेल वॉल के साथ ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये चिपक गया। देख रहे हैं आप, बिल्कुल दीवार के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये चिपक गया। यहाँ हमें देखने को मिलती है एडहेजन। समझ आ गई? एडहेजन। और यहाँ आप कोहेजन देख रहे हैं। कोहेजन का मतलब कि दो मॉलिक्यूल का एक साथ जुड़ जाना और वो दो मॉलिक्यूल सेम है। समझ आ गई? कोहेजन है, ये एडहेजन है, मतलब कि जाइलम सेल वॉल के साथ वाटर मॉलिक्यूल का चिपक जाना। ये 3-4 फैक्टर ही इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि वाटर ना सिर्फ ऊपर की तरफ खींचता है बल्कि वो साथ साथ दीवार के साथ चिपकता भी है, मतलब चिपक के भी ऊपर की तरफ जाता है। क्रीप अप का मतलब होता है कि घसीटता है, ठीक है, जैसे ये चिपक जाते हैं जाइलम सेल के वॉल के साथ एक क्रीप अप मूवमेंट देखने को मिलती है, घसीटने वाली हमें मूवमेंट फील होती है, ठीक है। सो घसीटा भी जाता है, क्रीप अप मूवमेंट भी देखती है और अपवर्ड हमें मूवमेंट फील होती है। समझ आ गई है? अब सारे के सारा आई होप आपको माइंड में कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है वो समझ आ गई होगी, कैसे इनके तीनों के तीनों फैक्टर जो है वो इस चीज़ को इनिशिएट करवाते हैं कि वाटर मूवमेंट हो नीचे से ऊपर की तरफ।
उसके बाद कहते हैं कि इसमें रिजल्ट ये होता है कि जो कॉलम बनता है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो फिर जाइलम टिश्यूज में ऊपर की तरफ मूव ऑन होते हैं और वो टूटते नहीं है। अब टूटने में सबसे बड़ी वजह ये सेल वॉल ही होती है जाइलम की, क्योंकि वो इसके अपने साथ जोड़ लेता है। अब क्योंकि वो जोड़ लेता है तो ये टूट नहीं सकती है चेन, ठीक है। चेन ही तो हमने नहीं तोड़नी, क्योंकि ट्रांसपरेशन पूल में एक चेन ऊपर की तरफ खींची हुई हमें नजर आती है। समझ आ गई? बहुत ज्यादा मैंने बातों को खींच दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल। जाइलम की जो वॉल होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब क्यों स्ट्रॉन्ग होती है? क्योंकि उनको जो कंपोनेंट होता है जिनमें लिग्निन आ जाता है, सेलुलोज आता है, ये दोनों के दोनों जो है वो जाइलम के वेसल्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। समझ आ गई? इनके ये जो दोनों कंपोनेंट होते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जितनी जाइलम वॉल स्ट्रेंथन वाली होगी, जितनी जाइलम वॉल स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी आपको पता है कि हाई वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जितनी वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जाइलम वॉल, उतनी ही वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बड़ी आसानी से उनके साथ चिपकते हैं और उनमें कोहेरेंट टेंशन थ्योरी वाला मैकेनिज्म देखने को मिलता है। अच्छा, अब हमने देखना है कि जाइलम ने जो सैप है, जिसको हम कहते हैं कि वाटर प्लस मिनरल्स का जो सोल्यूशन होता है, जाइलम ने इस सोल्यूशन को ऊपर की तरफ खींचना है, लीव्स की तरफ। अब ये जो ऊपर की तरफ खींचने में ना दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले कोहेरेंट टेंशन थ्योरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, अभी हमने डिटेल से वो थ्योरी भी डिस्कस की। दूसरा हमने डिस्कस किया ट्रांसपरेशन पुल। एक तो ये सारी की सारी थ्योरी भी चिपक गया, कॉलम बन गया, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। खींचने वाली जो फोर्स होती है वो ट्रांसपरेशन पुल होती है। सो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों जो मैकेनिज्म है, ये इनिशिएट करवाता है कि जो सैप है, जो सोल्यूशन है वाटर और मिनरल्स का, वो जाइलम में ऊपर की तरफ मूव करे टुवर्ड्स द लीव्स। समझ आ गई? अब कहते हैं कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो कैरीड करता है हाई स्पीड में। मतलब कि हमने कहा कि मूवमेंट होती है नीचे से ऊपर। अब हमने ना स्पीड डिस्कस करनी है कि ठीक ठाक स्पीड में हमें ये मूवमेंट फील होती है। अब कितनी है? एक अगेन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर हम टॉल ट्रीज की बात करें तो टॉल ट्रीज में इसकी हमें स्पीड नजर आती है 8 मीटर पर आवर, ठीक है, टॉल ट्री। लेकिन अदर प्लांट्स में जो कोई इतने खास टॉल नहीं होते, उनमें हमें ये वाटर मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ जिस स्पीड में होती हुई नजर आती है वो है 1 मीटर पर आवर की स्पीड से। समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक बात लिखी हुई है, वो ये कि ये जो पानी पुल हो कि बेटा ऊपर की तरफ चले गया, अब नीचे से पानी रूट से ऊपर लीव्स की तरफ आ गया, अब कितना पानी आता है? अब आपको पता है कि अगर हम 100% वाटर की बात करें तो 100% वाटर जो लीव्स तक जाता है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% जो लीव्स है ना या प्लांट्स है वो इस इतने वाटर को रख देता है, बाकी को सारे के सारे उठा के वो बाहर फेंक देते हैं, मतलब कि ट्रांसपायर कर रहे होते हैं। मतलब कि अभी जो हमने पीछे इतनी एक कोहेरेंट टेंशन थ्योरी की जो हमने पूरी की पूरी राम कहानी पढ़ी, वो इतनी औखे होने के बाद जो वाटर नीचे से ऊपर गया था, उस उखियाई के बाद उसको सिर्फ 1% वाटर चाहिए, बाकी वो सारे के सारे एनवायरनमेंट में ट्रांसपायर कर रहा होता है वाटर, ठीक है। सो 99% वाटर जो है वो लीव्स उसको ट्रांसपायर कर रहे हैं, ओनली 1% उसको वो यूज़ कर रहे होते हैं प्लांट्स को। और वो यूज़ भी कहाँ कर रहे होते हैं? आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन के बाद जो 1% वाटर बचता है, प्लांट्स उनको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने मैकेनिज्म डिस्कस करना है ट्रांसपरेशन पुल का, ठीक है। जो ट्रांसपरेशन पुल हमने कोहेरेंट टेंशन थ्योरी में देखा था, उसको अब हमें फर्दर डिटेल से डिस्कस करना। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बेसिकली ट्रांसपरेशन पुल यही होता है बेटा, जैसे ही लीव्स की सरफेस से स्टोमेटा के थ्रू वाटर जैसे ही इवेपोरेट करके बाहर चले जाएगा, ट्रांसपायर करके बाहर चले जाएगा, अब क्या होगा? यहाँ सरफेस पे जगह बनेगी। अब जगह बनेगी तो नीचे वाला मॉलिक्यूल उसकी जगह ले लेगा। इसी तरह एक दूसरे की, दूसरा तीसरे की, तीसरा जो होती है, लेते 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 क्या होगा कि एक पुल क्रिएट होगा जो कि ट्रांसपरेशन पुल कहलाता है, और वो पानी को एक कॉलम की शक्ल में ऊपर खींचता है। समझ आ गई? यही हमने डिस्कस करनी डिटेल। अब बस हमने इसको खींचना है यहाँ से वहाँ से, वहाँ से वहाँ से। परेशान नहीं होना आप लोगों ने बिल्कुल भी। सबसे पहले आप समझिए कि ट्रांसपायरेशन होती है, अभी मैंने पीछे बता दी, हम पॉइंट्स की शक्ल में भी देख लेते हैं कि ट्रांसपायरेशन बेसिकली इवेपोरेशन ऑफ वाटर होती है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, और वो भी स्पेशली फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ लीव्स, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। बेसिकली इसमें इवेपोरेशन ऑफ वाटर ही देखने को मिलती है। अच्छा जी, अब हमने कहा कि जी लीव्स में से ट्रांसपायरेशन होती है, इसका मतलब कि जो मीजोफिल सेल है, जब वहां से वाटर बाहर एनवायरनमेंट में ट्रांसपायर हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो आप खुद सोचें कि अब मीजोफिल सेल में वाटर पोटेंशियल जो है वो लो हो जाएगा या फिर ड्रॉप कर देगा। अब जैसे ही वाटर पोटेंशियल लोअर होगा या फिर ड्रॉप करेगा या कम होगा, लेस होगा,
क्या होगा कि प्लांट्स में फिर मूवमेंट देखने को मिलती है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल फिर हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर पोटेंशियल मूव करते हैं, और यही बेटा ट्रांसपायरेशन पुल है। मतलब कि ट्रांसपायरेशन होने के बाद जैसे ही मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स में हमें वाटर पोटेंशियल कम होता हुआ नजर आता है। अब आपको पता है कि क्योंकि वाटर पोटेंशियल यहाँ कम हो गया, अब वाटर ने ऑस्मोसिस के प्रोसेस से हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर पोटेंशियल में मूव करना है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यही वो कह रहे हैं कि मेसोफिल सेल में जैसे वाटर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ठीक है, लीफ में ट्रांसपायरेशन होने के बाद अब क्या होगा कि वाटर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, और ये जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है वो जाइलम सेल्स में देखने को मिलती है। समझ आ गई क्यों ये होती है? क्योंकि लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स हैं उसमें डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेटिंग होने के बाद वो सेल्स अपने अंदर जो वाटर पोटेंशियल होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही इधर वाटर पोटेंशियल कम हुआ, जल्दी से नीचे जो जाइलम के पास रूट्स हैं वहां से वो वाटर हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की कंसंट्रेशन तक मूव करेगा, ठीक है। और इसी के प्रोसेस को हमने ऑस्मोसिस कहा था। समझ आ गई आपके ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है और वो कैसे हेल्प कर रहा होता है कोहेजन टेंशन थ्योरी में। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करनी है डिटेल, वो ये कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं वो जाइलम में अटैच होते हैं, और वो अटैचमेंट हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो अटैचमेंट होती है, और ये जो अटैचमेंट है ये एक कॉलम जनरेट कर रहा होता है जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दूसरा तीसरे के साथ ये एक चेन बना के ऊपर की तरफ वाटर फिर मूव कर रहा होता है। अब नेक्स्ट हमने डिटेल डिस्कस करनी है, कहते हैं ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। कहते हैं कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करेगा जाइलम में, दूसरा भी साथ मूव करेगा, तो ये कंटिन्यू रहता है, ये पूरे का पूरा एक वे बनाता है, एक रास्ता बनाता है रूट्स से ऊपर लीव्स की तरफ, ठीक है। तो एक चेन बनती है जिसके थ्रू वाटर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, और ये मूवमेंट जो है वो वाटर जब जैसे ऊपर की तरफ पुल होता है क्योंकि हमें देखने को मिलता है ट्रांसपायरेशन, उसके बाद हमें ये जो है वो एक रूट्स में थ्रू आउट जाइलम में हमें एक चेन या एक वाटर मूवमेंट देखने को मिलती है। लास्ट स्लाइड हमने जो डिस्कस करनी है दैट इज कि ये जो पुल हमें देखने को मिलता है ना, इस पुल को सबसे पहले आप समझें कि ये जो हमें पुल क्रिएट होता हुआ नजर आता है ये इस तरह की भी मूवमेंट होती है जो कि हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाटर मूवमेंट भी होती है। उसके बाद ऊपर वर्टिकल भी आप देख सकते हैं जाइलम में ऊपर की तरफ, सो नीचे की तरफ लेटी हुई भी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है और ऊपर की तरफ। अब आप खुद सोचिए कि ये जो हमने ट्रांसपायरेशन पुल कहा वो एक में तो आप कह सकते हैं जाइलम में तो सिर्फ देखने को मिलता है कि एक चेन क्रिएट होती है, हमने अभी बात की वाटर मॉलिक्यूल्स की, लेकिन ये पुल इतना स्ट्रांग होता है कि वो वाटर को सॉइल से यहाँ मतलब के रूट हेयर से फिर वो एपिडर्मिस में, फिर कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल से होते हुए वो जाइलम तक भी लेके आता है। समझ आ गई? नहीं समझ आई? अच्छा, अब खुद सोचें कि जैसे ही जाइलम में हमें जैसे ट्रांसपायरेशन पुल होने के बाद जाइलम में हमें लोअर वाटर पोटेंशियल देखने को मिलता है, फौरन जो वाटर फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि सॉइल में हायर वाटर पोटेंशियल है और रूट्स में अब कम वाटर पोटेंशियल है क्योंकि ट्रांसपायरेशन हो रही है, जल्दी से जल्दी वाटर जो है वो ऊपर से गायब हो रहे हैं। अब जाइलम में चेन जो है वो हमें पानी कम देखने को मिल रहा है, वाटर पोटेंशियल कम देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा, भाग के सॉइल से वाटर मूव करेगा जाइलम में, सो हमें इस तरह की मूवमेंट भी देखने को मिलती है वाटर की और ऊपर की तरफ भी। अब ये वो कह रहे हैं कि एक जो पुल क्रिएट होगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसवर्सली भी मूव करवाता है थ्रू रूट एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम तक, ठीक है। कहते हैं कि ये जो मूवमेंट हमें नजर आ रही थी, जो हमें ट्रांसवर्सली मूवमेंट नजर आई है, ये बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हमें ये सारी की सारी मूवमेंट नजर आई, क्योंकि ये हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होती है। मैंने आपको बता दिया कैसे होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट में हमने जो डिटेल डिस्कस करनी है ना, उसको समझने से पहले मैंने अभी आपको बताया कि जाइलम में भी वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। अब आप कहेंगे जाइलम में वाटर पोटेंशियल कैसे कम होगा? वो इस तरह कम होगा क्योंकि जो ट्रांसपायरेशन पुल होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना एक फोर्सफुली वो वाटर को ऊपर खींचता है कि एक टाइम आता है कि जाइलम में भी वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। अब जैसे ही जाइलम में वाटर पोटेंशियल कम होगा, अब आपको पता है कि सॉइल में वाटर पोटेंशियल हाई है, सो अब जो हमें मूवमेंट देखने को मिलती है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होती है। तो कहते हैं कि जो ट्रांसपायरेशन पुल है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इवन रूट एपिडर्मल सेल्स में भी वाटर पोटेंशियल को वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तभी तो एक आप कह सकते हैं ये जो पुलिंग फोर्स है, तभी तो वो वाटर को इस तरह भी खींचेगी क्योंकि सॉइल से ही वाटर ने रूट्स में एंटर करना होता है, तो वो वाटर को इस तरह भी खींचेगी और यही पुलिंग फोर्स जो है वो वाटर को ऊपर भी खींचेगी। समझ आ गई है? अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना आज के लेक्चर रिलेटेड, और वो ये है कि
अब मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसपायरेशन पूल इतना स्ट्रांग होता है कि वो वाटर को खींचता है। सो वाटर जो है जाहिर है वो इस तरह भी खींचा जाएगा, ऊपर की तरफ भी खींचा जाएगा। तो सॉइल क्योंकि वहाँ हायर वाटर पोटेंशियल होता है, तो वहाँ से लोअर वाटर पोटेंशियल मतलब कि एपिडर्मिस, जो कि हमने कहा ट्रांसपायरेशन पूल के बाद वहाँ वाटर पोटेंशियल रिड्यूस होगा, वहाँ की तरफ जाहिर ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू वाटर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। सो बात यहाँ खत्म होती है कि वाटर मूवमेंट हमें इस तरह भी देखने को मिलती है और ऊपर की तरफ भी देखने को मिलती है। सो ऊपर की तरफ जो वाटर मूवमेंट होती है वो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के अलॉन्ग होती है, और वो जो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हमने देखे थे। सबसे पहले हमने कोहेरेंट देखी, टेंशन देखी, फिर एडहेजन देखी, और फिर हमने कहा कि जो ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा होता है इस मूवमेंट में, जो कि वाटर मूवमेंट कहलाती है, जिसके थ्रू वाटर जो है वो सोइल से रूट्स में, और रूट्स में फिर जाइलम से होते हुए फिर वाटर जो है वो लीव्स से बाहर ट्रांसपायर कर रहा होता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, डायग्राम्स भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, नोट्स भी मैंने आपको प्रॉपर हेडिंग्स के साथ प्रोवाइड कर दिए। बुक में हेडिंग्स नहीं बनी हुई, और मेरी कोशिश यही होती है नोट्स की शक्ल में कि आपको प्रॉपर हेडिंग्स वाले नोट्स मिलें, ताकि आप जब पेपर में लिखो तो पैराग्राफ ना लिखो, आप हेडिंग्स के साथ लिखो, ताकि एक आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े और पेपर चेकर आपको अच्छे मार्क्स दे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आई होगी, ना भी आई होगी तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, और हाँ आपने फीडबैक से लाजमी मुझे आगाह करना है। लास्ट पे यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।